आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का सोशल साइंस का पेपर। और ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है और इस पेपर को हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि बॉयज़ के पेपर में क्या-क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और अगर गर्ल्स के पेपर में ये क्वेश्चन आए। तो ये पूरा पेपर है जिसमें अगर हम कहें तो 80 मार्क्स का पेपर आया था, 3 घंटे का पेपर था और साथ ही साथ में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन्स की बात करें टोटल तो 37 टोटल क्वेश्चन्स आए थे। क्वेश्चन पेपर की शुरुआत हम अपने अंदाज में करेंगे। हम पहले 1 नंबर के क्वेश्चन नहीं करते, हम पहले सीधा 5 नंबर के क्वेश्चन पे आएँगे। अब यहाँ पर ये मैप है, तो मैप के लिए मैं एक अलग से ही आप लोगों के लिए एक छोटा-सा रिकॉर्ड कर दूँगा या बता दूँगा आपको अभी, जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन-कौन से हैं, क्या-क्या पूछा जा सकता है, क्या-क्या नहीं। अब यहाँ पर क्या है कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं आपके अनुच्छेद से, तो इन अनुच्छेद को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है और इसका उत्तर देना है। इसका उत्तर आपको देना है, क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों के लिए आए हुए हैं, तो आप इसको तो अच्छे से पढ़ लोगे और इसका उत्तर इसमें से ढूँढ लोगे। हम डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर पर आ रहे हैं। 5-5 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, हम वहीं से शुरुआत करेंगे। ये ये रहा क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे भी इसे पूछा गया है 5 नंबर में कि प्रायद्वीप नदियों के मुख्य लक्षणों को बताइए। अब देखो प्रायद्वीप 2 नदियों का तुलना कराया गया था, एक हिमालय की नदी, दूसरा प्रायद्वीप की नदी। तो दोनों की बात करें, दोनों दोनों में से एक तो कन्फर्म आना ही था। जैसे अब इनके में प्रायद्वीप का आ गया तो आपके में हिमालय आने की संभावना है। तो हिमालय का अच्छे से याद करना है। प्रायद्वीप की नदियाँ पहली बात तो कहाँ की नदियाँ हैं? दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। पहली बात तो ये कहाँ की नदियाँ हैं? दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हो। अगर आपसे हिमालय का पूछता है तो आप लिखोगे कि उत्तर भारत की है। दूसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हो कि ये वो नदियाँ हैं जो झील या फिर पहाड़ों से निकलती है। दूसरा, जो हिमालय की नदियाँ होती हैं वो बर्फ के पहाड़ों को पिघलने से निकलती है। ठीक है? 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट आप लिखोगे कि जो हिमालय की नदी है वो बारहमासी है, ये बारहमासी नहीं है। इसके बाद में आप कहोगे हिमालय की नदियाँ जो है वो डेल्टा बनाती है, ये डेल्टा नहीं बनाती। ठीक है? हिमालय की नदियाँ जो है वो मैदानी इलाकों में दूर तक प्रवाहित होती है। लेकिन जो आपके यहाँ की नदियाँ हैं वो दूर तक प्रवाहित नहीं होती। प्रायद्वीप की नदियाँ ज़्यादातर क्या है पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट में जाकर गिरती है। मेरी बात समझ में आई? जिसे हम कह सकते हैं आपको पता है ये अगर हमारे भारत का साउथ का रीजन है तो इधर क्या है आपका अरब सागर, इधर क्या है आपका हिंद महासागर और यहाँ पर क्या है आपका बे ऑफ बंगाल जिसे हम बंगाल की खाड़ी बोल देते हैं। तो अधिकतर नदी या तो अरब सागर में जाएगी या फिर बंगाल की खाड़ी में जाएगी। ये आपको याद रखना है। ठीक है? पॉइंट आपका लिखा हुआ है, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, आपके सपोर्टिंग मटेरियल में अच्छे से लिखा हुआ है। आप केवल चीजों को समझो। अच्छा, जो उत्तर भारत की नदियां हैं उसमें भी ऐसा ही है, वो अधिकतर नदियां या तो आपकी इधर जाती है अरब सागर में या फिर आपकी इधर बंगाल की खाड़ी में। ठीक है? उसमें भी सेम पॉइंट आपका आ जाएगा। ये याद रखना है आप सभी के लिए। 5 नंबर में 5 बातें बता दी। आगे कहता है झील मानव जीवन के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है। अब आप जैसे एक तालाब या झील का यूज किस-किस लिए करते हो? आप बोलोगे हम मछली पकड़ने के लिए करते हैं, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, हम खेतों में सिंचाई के लिए करते हैं। तीसरा, हम कई बार पेयजल के लिए करते हैं, पीने के लिए करते हैं। चौथा, हम अपनी अन्य आवश्यकता जैसे कपड़ा धोना, पशुओं को नहलाना इसलिए भी करते हैं। और कई झील अगर बड़ी होती है तो वो व्यापारिक लिहाजे से भी हमारे लिए बड़ी हो जाती है। जैसे हमने किस झील की उड़ीसा की कौन-सी झील के बारे में पढ़ा है हमने? चिल्का झील के बारे में, चिल्का लेक के बारे में पढ़ा है उड़ीसा के। तो वहाँ के लोगों के लिए वो एक रोजगार का भी साधन है। तो कई बार झील क्या हो जाती है, रोजगार का भी साधन बन जाती है लोगों के लिए। टूरिज्म कई बार डेवलप हो जाता है, जैसे डल झील है, कहाँ की? जम्मू कश्मीर की। कश्मीर जो घूमने के लिए जाता है वो डल झील में जाता है, वहाँ पर लोग बाग घूमते हैं। तो व्यापारिक लिहाजे से भी वो इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो हम ये पॉइंट इसमें लिख सकते थे 5 बातें। क्वेश्चन में कहता है अगला, भारत में निर्धनता के अनेक कारण हैं। गरीबी के बहुत सारे कारण हैं। अब कारण बता दीजिए। तो गरीबी के बहुत सारे कारण हैं। आप बता दीजिए कौन-कौन से कारण हैं गरीबी के? जैसे सबसे पहला पहला रीज़न लिखा हमने लोगों का निरक्षर होना। निरक्षर होना। निरक्षर का मतलब होता है जो पढ़े लिखे नहीं होते, अनपढ़, अनपढ़ होना। ये अधिकतर लोगों को काम इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है और आजकल जैसे टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो हर किसी को थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग चाहिए, समझदार लोग चाहिए। दूसरा पॉइंट कि भई भारत में गरीबी होने का सबसे बड़ा रीज़न है सरकार का भ्रष्ट होना। सरकार का क्या होना? भ्रष्ट होना। सरकार खुद ही भ्रष्टाचारी है। सरकार गरीबों से टैक्स तो ले रही है, लोगों से टैक्स तो ले रही है, केवल अपनी जेब भर रही है। ये याद रखना है। तीसरा पॉइंट जनसंख्या जनसंख्या का अत्यधिक बढ़ना। अत्यधिक बढ़ना। चौथा, मालिकों
मालिकों के द्वारा गरीबों का शोषण करना, गरीबों का शोषण करना। देखो हमारे देश में जनसंख्या ज़्यादा है, बोलोगे ज़्यादा है। अब ऐसे कोई एक काम है, मालिक को एक काम दे रहा है अपनी फैक्ट्री में करने के लिए, बहुत सारे लोग अनपढ़ हैं, तो क्या होता है, ऐसे केस में मालिक कहता है कि भाई 8,000 रुपए दूँगा 1 महीने के। तुम बोलोगे ये तो बहुत कम है, तो दूसरा व्यक्ति जिसको काम की अधिक ज़रूरत है, वो कहेगा मालिक मुझे दे दो, कोई बात नहीं मैं कर दूँगा। अब ये व्यक्ति जो है, जो काम कम कम पैसे में करके दे रहा है उसको, हम क्या बोलेंगे? हम ये कहेंगे कि जो मालिक है, उसने जानबूझ के उसका शोषण किया। 5वां पॉइंट बोलेंगे, संसाधनों में कमी होना। संसाधनों में एक पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं, रोज़गार का ना होना। रोज़गार का ना होना या कम होना, कुछ भी कह सकते हो आप। ठीक है? ये पाँचों पॉइंट आप इसमें चाहो तो मेंशन कर सकते थे। ठीक है भाई? अब अगला क्वेश्चन है, निर्धनता रेखा किसे कहते हैं? गरीबी रेखा होती है निर्धनता रेखा। गरीबी रेखा को हम क्या कह देते हैं? निर्धनता रेखा। ठीक है? निर निर्धनता रेखा किसे कहते हैं? पहली बात तो निर्धनता रेखा वो रेखा है जो जो किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम न्यूनतम आवश्यकता को पूर्ति ना कर पाना, यानी जो हमें न्यूनतम बेसिक सी नीड चाहिए, वो भी हम उसको क्या नहीं कर पा रहे, पूरी नहीं कर पा रहे। ना कर पाना, ये क्या कहलाता है? निर्धनता रेखा कहलाता है। इससे भी नीचे होता है, जो अपनी आम रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों को वो नहीं खरीद पाता। अगला कहता है निर्धनता रेखा का आकलन कीजिए। आकलन करने का मतलब है कि यहाँ पर आपको बताना है कि निर्धनता रेखा लोगों की लाइफ को कैसे इम्पैक्ट डालती है। निर्धनता रेखा एक ऐसा क्राइटेरिया हम कह सकते हैं। निर्धनता रेखा ये क्या है? एक ऐसा क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया के थ्रू हम ये बात कह सकते हैं कि लोग जो है वो एक तरफ तो जो निर्धनता रेखा से ऊपर होंगे तो वो किस श्रेणी में आ जाएंगे? थोड़े से अमीर श्रेणी में आ जाएंगे, जो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर पा रहे हैं। और दूसरे जो निर्धनता रेखा के नीचे होंगे वो किस श्रेणी में आ जाएंगे? गरीब की श्रेणी में। तो गरीब व्यक्ति कौन होता है? अब इसमें आप कह सकते हो गरीब व्यक्ति वो है जो अपने परिवार की न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति नहीं कर पा रहा। वो अपने परिवार को खाना यानी फूड, इसके अलावा शिक्षा, आवास, आवास घर को कहते हैं, और आवास मतलब रहने का स्थान, और उसकी स्वास्थ्य यानी जो उसकी हेल्थ है, इन आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर पाता। और वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जो अमीर होगा वो इन आवश्यकताओं को पूर्ति कर पाएगा। अब देखो जहां पर निर्धनता होगी उसकी वजह से वहां पर स्वास्थ्य के अंदर देखें तो हम व्यक्ति के अंदर क्या हो जाएगी? कुपोषण हो जाएगा। कुपोषण का मतलब क्या हो जाता है कि भाई वो अपने परिवार की ढंग से फूड की आवश्यकता नहीं पड़ करवा पाएगा, तो लोग बीमार होंगे। शिक्षा जो अच्छी नहीं ले पाएगा तो वो क्या हो जाएंगे? वो हो सकता है आगे छोटा मोटा काम करे या बेरोजगार है, वो गरीब ही रहे। तो जो निर्धनता रेखा के नीचे हैं तो वो लोग कभी भी अच्छी तरीके से अपना विकास नहीं कर पाते। ऐसे लोगों के लिए सरकार फिर क्या करती है? अनाज भी प्रोवाइड कराती है, सरकारी स्कूल बनाती है, ताकि वहां पर वो भी अपने बच्चों को क्या कर सके? सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करवा सके, सरकारी अस्पताल में शिक्षा प्रदान कर सके। अरे बात समझ में? और कई बार आवास योजनाओं के तहत उन्हें घर भी दिए जाते हैं। अब आपको शायद आप छोटे बच्चे हो तो आपको ज़्यादा पता नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना होती है, उसके तहत जैसे हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, रोहिणी में रहते हैं, तो हमारे यहाँ पर एक मेट्रो स्टेशन है जिसका नाम है बादली मेट्रो स्टेशन। उसके ठीक सामने आपने कुछ झुग्गियाँ देखी होंगी। वो झुग्गियाँ आने वाले टाइम पे हट जाएँगी। वो लोग हट जाएँगे भैया, वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो क्या करेंगे? उन्हें सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से उन्हें फ्लैट दिए जाएँगे। अब बोलोगे ये तो बहुत अच्छी बात है, उन्हें फ्लैट दिए जाएँगे। हालाँकि फ्लैट की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, जैसा हम सोचते हैं, परंतु फिर भी उस जगह से उनको हटाकर एक फ्लैट दिया जाएगा। तो एट लीस्ट हम ये कह सकते हैं कि उन्हें आवास दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। तो सरकार भी गरीबी, निर्धनता को कम करने के लिए कदम उठा रही है, ठीक है? तो हमने इसका आकलन कर दिया इस तरीके से। किसी को कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। अगला क्वेश्चन कहता है, हाँ, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों और अन्य अधिकारों को कैसे प्रभावित बनाता है? सबसे पहले इसको समझना। आपको पता होना चाहिए कि भारत में हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक जो हमारे अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स जिसे बोलते हैं, उनकी संख्या 6 है। कितनी संख्या है? 6। हम एक-एक करके बात करते हैं। पहला अधिकार है समानता। ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है।
दूसरा आपका स्वतंत्रता, स्वतंत्रता ये आपका कहाँ से कहाँ तक है, ये 19 से लेकर 19 से 22 में ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है भाई, 19 से 22। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये कहाँ से है आपका 23 से 24। अगला है आपका धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, ये कितना अधिकार है आपका, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। अगला है आपका शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ये 29 से 30 तक है। और लास्ट अधिकार सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार है जिसे हम बोलते हैं संवैधानिक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसी के बारे में बात करेंगे, ध्यान से सुनना है। और इसके बारे में हमें अनुच्छेद 32 में कहा गया, 32 में, 31 खाली है, अभी इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, जो हमारे लिए जरूरी है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, पहला अधिकार, दूसरा अधिकार, तीसरा अधिकार, चौथा अधिकार, पांचवा अधिकार और ये छठा अधिकार। ये पहले 5 जो अधिकार मैंने लिखे हैं, याद रखना आप सभी को, ये पांचों के पांचों अधिकार जो है, अगर इनमें से किसी भी अधिकार का हमारा हनन होता है, अधिकार का हनन होने का मतलब है हमें वो अधिकार बाधित होती है, तो समानता का अधिकार है, हमें हमारे साथ समान व्यवहार नहीं किया जा रहा, या फिर हमें किसी ने गुलाम बना लिया, हमारा शोषण हो रहा है, तो हमारा जो छठा अधिकार है जिसे बोलते हैं हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इस अधिकार के तहत हम डायरेक्टली कहा जा सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में जाकर अपनी सुनवाई करवा सकते हैं। हाँ, हालांकि इसके लिए हमें पहले क्या है, एक अप्लाई करना पड़ेगा, फिर कोर्ट चेक करेगी कि हाँ भाई मामला सही है या नहीं, अगर मामला सही होगा तो आपके मामले की सुनवाई होगी, अन्यथा आपके मामले की सुनवाई नहीं होगी। चलो मान लेते हैं आपके मामले की सुनवाई होगी, तो ऐसे में क्या होता है, ये कुछ रीट जारी करता है, रीट, रीट जारी करता है। अब ये रीट ध्यान रखना है आपको, उच्च न्यायालय भी करता है और सर्वोच्च न्यायालय भी करता है। उच्च न्यायालय राज्य स्तर की अदालत होती है, सर्वोच्च न्यायालय पूरे भारत की सबसे बड़ी अदालत है, एक ही अदालत है जो कि दिल्ली में है। उच्च न्यायालय अलग अलग राज्यों में है, ठीक है, कुछ राज्यों में 2 राज्यों की एक ही अदालत है, जैसे पंजाब हरियाणा की एक ही अदालत है, जैसे कई कई क्षेत्रों की एक ही अदालत बनाई गई है, रीट जारी करता है। अब रीट जारी में कौन कौन से, जैसे आपने कल ही पूछा था, जैनब ने पूछा था मेरे से, जैसे इसमें क्या होता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा उत्प्रेक्षण रीट, उत्प्रेक्षण रीट, अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, परमादेश, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेक्षण रीट, अधिकार परीक्षा, परमादेश और निषेधादेश। ये 5 रीट जारी करता है कौन, सर्वोच्च न्यायालय। इस वाले क्वेश्चन में हमको यही बताना है कि कैसे प्रभावी बनना आता है। प्रभावी बनाने का मतलब ये है कि ये अधिकार हमारा प्रभावी ऐसे बनता है कि किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, ये 5 रीट या उच्च न्यायालय जो है 5 रीट जारी कर सकता है। इसका उत्तर आपको ये लिखना था, ठीक है, क्लियर है ये वाला। अब इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि कहता है भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिकों को कई तरह की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है, उदाहरण के लिए बताइए। अब कई तरीके की स्वतंत्रता दी गई है, अब उन सभी की स्वतंत्रताओं के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हमें कौन सी स्वतंत्रता दी गई है, नॉर्मल स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अब स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर ही हम देखें तो कई सारी स्वतंत्रता है, जैसे हमारी पहला स्वतंत्रता बन जाता है हमारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की पहला स्वतंत्रता ये। दूसरा स्वतंत्रता हमें दिया गया है जिसे हम बोल देते हैं कानून के समक्ष कानून के समक्ष स्वतंत्रता। अभी मैं सबके बारे में बताऊंगा, ठीक है, पहले मैं लिख देता हूं। तीसरा के न्याय के समक्ष स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, और आप चाहो तो और स्वतंत्रता लिखना चाहो, चलो इन्हीं के बारे में बता दो। सबसे पहले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता क्या होती है, इसको बोलते हैं अपने विचारों को, विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता। दूसरा, अच्छा, इसमें हम देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, देश में कहीं भी, देश में कहीं भी आने जाने की, बसने की,
कहीं भी बस जाओ पूरे देश में, ऐसा नहीं है कि कहीं भी किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रहे हैं। जैसे कई राज्यों में विशेष अधिकार दिए गए, वहां पर हम जमीन खरीद ही नहीं सकते, वहीं के लोग ही खरीद सकते हैं, ऐसा भी है। बसने की, भ्रमण करने की, घूमने जाने की, ये सारी आजादी जो हमें मिली है ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में मिली है। ठीक है भाई। दूसरा, कानूनी समानता, कानूनी स्वतंत्रता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारा सिंपल सा है, इसका मतलब हमारा सिंपल सा है कि भाई कानून कानून की दृष्टि से सभी एक बराबर और कानूनी कानून के लिए सभी स्वतंत्र हैं, कानूनी रूप से सभी स्वतंत्र हैं। ठीक है, अमीरों के लिए अलग कानून नहीं है, गरीबों के लिए अलग कानून नहीं है। अमीरों के लिए कोई अलग कानून नहीं है और गरीबों के लिए भी सेम ही कानून है। हालांकि ये चीज देखने को मिलती नहीं हमारे देश में, बट किताबी बातें तो यही कहती है ना। अमीर तो देखो चतुर होता है, सलमान खान है तो चतुर है, वो कभी जेल जाता ही नहीं है। लेकिन एक नॉर्मल पर्सन होता तो वो कितना जेल में रहता, जूते गिर जाते उसके, है ना, कोर्ट के चक्कर में। न्यायिक स्वतंत्रता का मतलब है कि अगर हमने कोई अपराध किया या नहीं है, हम न्याय पाने के लिए स्वतंत्र हैं। न्याय पाने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। अगला, धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है? हम अपनी मर्जी से कोई भी धर्म मान सकते हैं, किसी धर्म को छोड़ सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, वर्साई की संधि में जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। ये वाला क्वेश्चन हमने तो वैसे सबको याद होगा। आपको मैंने बताया था कि भाई वर्साई की संधि बहुत ज्यादा अपमानजनक थी। मैं लिख के नहीं, मैं इसको डायरेक्टली ऐसे बोल के ही बता देता हूँ। सबसे पहली बात क्या है कि जर्मनी को युद्ध का अपराधी माना गया, उस पर बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगाया गया, पहली बात। दूसरी बात, उस पे 6 लाख अरब पाउंड का या लगभग इतना ही कुछ, है ना, उसको कहा कि भाई युद्ध में इतना खर्चा हुआ है तो आपको देना ही पड़ेगा, जर्मनी पे ही ये खर्च देना पड़ा। तीसरा, उसकी सैनिक व्यवस्थाएं जो थी, उसकी सैनिक भंग कर दी गई, छीन ली गई। उसके टैंक, तोप या जो भी आर्मी थी वो सब बोला उनको सब नष्ट करना पड़ेगा, केवल 10,000 तक सैनिक रख सकते हो। जो उसके बंदरगाह थे, जैसे बंदरगाह का मतलब जहां से व्यापार होता था, वो बंदरगाह, जैसे राइन नदी थी, है ना, वो सारी की सारी नदी का जो क्षेत्र था उससे वो छीन लिया गया, व्यापारिक। इसके अलावा जितने उसके उपनिवेश थे वो सारे भी उससे छीन लिए गए। ये बहुत अपमानजनक थे, मैं ऐसा कह सकते हैं। बोलो। उसे नवंबर का दोषी कहकर भी उनको पुकारा जाता था या उनको चिढ़ाया जाता था। अप्रैल थीसिस पढ़ के जाना है आप सभी को, याद से ध्यान रखना। इसके बाद में कहता है और इसमें क्या है, एक क्वेश्चन ये भी पढ़ सकते हो आप कि भाई जो हिटलर का उदय किन कारणों से हुआ, हिटलर के समय में माताओं की क्या स्थिति थी, युवाओं की क्या स्थिति थी, दोनों मैंने पढ़ा रखे हैं, आपको पढ़ के जाना है। कहता है आर्थिक संकट का बुरा प्रभाव जर्मनी की अर्थव्यवस्था पे पड़ा। देखो क्यों पड़ा। सबसे पहली बात, जर्मनी एक तो युद्ध में हार गया तो पैसा उसका नुकसान हुआ। दूसरा, उसे युद्ध के हारने के बाद भी उसे क्या करना पड़ा, कर्ज देना पड़ा। तीसरा, उससे जो इनकम के सोर्स थे, जैसे बंदरगाह से टैक्स मिलता था उसको, या जो उपनिवेश थे उसके गुलाम थे वहां से उसको टैक्स मिलता था, वो भी छीन लिए गए। इनकम का, है ना, नदी का क्षेत्र छीन लिया गया, जहां से टैक्स आता था वो छीन लिया गया, जो गुलाम थे जहां से पैसा थोड़ा कमा लेता था वो छीन लिए गए, युद्ध में जो हार गया वो अलग हार गया, जो कर्जा देना पड़ गया वो, और साथ ही साथ में उसकी देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खराब हो गई। हम इन सब बातों की वजह से कह सकते हैं कि भाई जर्मनी की जो अर्थव्यवस्था है उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। वो ऋण लेना पड़ा उसे। किससे ऋण लेना पड़ा था? अमेरिका से। अब किसी से ऋण लोगे तो उसे पहली बात तो ऋण मूल चुकाना, जितना पैसा लिया है, और उसके बाद में उसे क्या देना पड़ेगा आपको, उसका ब्याज, वो भी तो चुकाना पड़ेगा। तो इसकी वजह से इसकी अर्थव्यवस्था क्या होगी, और ज्यादा खराब। अब 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। कहता है भारत में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के प्रमुख घटकों को बताइए। प्रमुख घटक का मतलब 3 घटक है इसके। क्यों किए जाते हैं? सबसे पहली बात तो जो हमारी निर्धनता रेखा के नीचे जो लोग हैं, गरीबी रेखा के जो नीचे लोग हैं, उनको उन्मूलन कर सके, पहला पॉइंट तो ये आ गया। ठीक है, जो पहला पॉइंट क्या आ गया कि जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उन्हें ठीक किया जा सके, पहली बात। दूसरी बात ये है, दूसरी बात देखो, कहता है इसके घटक बताओ। सरकार द्वारा समानता स्थापित की जा सके। तीसरी बात, तीसरा घटक ये है कि संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा हो। न्यायपूर्ण क्या हो, बंटवारा हो।
ये भी कह सकते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में चुनाव अभियान का महत्व बताइए। यानी लोकतंत्र जब होता है, जैसे उसमें तुमने देखा होगा लोकतंत्र क्या है, जब जनता अपनी सरकार को चुनती है, तो उसमें लोकतंत्र में चुनाव होते हैं। क्या होते हैं? इन चुनाव में, चुनाव अभियान का मतलब है चुनाव प्रचार। चुनाव प्रचार क्यों जरूरी है? चुनाव प्रचार क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है, पहले पॉइंट हम बात करें तो इससे इससे चुनाव में हर कोई प्रचार करता है, जनता के सामने हर किसी इससे जनता के सामने हर किसी को ये दिखाने का मौका मिलता है कि मैं औरों से बेहतर कैसे हूं। मौका मिलता है, हम क्या कहते हैं, इससे जनता यह पता कर पाती है हम दूसरों से वैसे बेहतर कैसे हैं, हम दूसरों से बेहतर कैसे हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, सभी सभी को सभी को समानता मिलती है। पहला पॉइंट हमने क्या बताया, कहा जनता को ये पता चलता है कि हम भाई एक राजनीतिक पार्टी, अच्छा ये सारी बातें बोल रही है हम चुनाव जीतेंगे तो ये करेंगे, दूसरी राजनीतिक पार्टी प्रचार करने आई तो वो अपने बारे में बता रही है हम ऐसा करेंगे, तो जनता इससे बेहतर चुन पाती है, इससे कि कौन हमारे लिए बेहतर होगा। दूसरा, सभी को समानता मिलता है। अब जैसे जो बड़ी पार्टी है, दबंग पार्टी है, ताकतवर है, वो तो अपना खूब प्रचार कर लेगी, जो छोटी है वो तो कर ही नहीं पाएगी। तो अगर चुनाव प्रचार सभी के लिए बराबर होगा, तो यह सब करने का सबको अधिकार होगा, तो भैया जिसमें जितनी काबिलियत है, जितना गुण है, वो जनता के सामने मिलेगी और सभी को समानता मिलेगा, चाहे कोई बड़ी पार्टी हो या कोई छोटी पार्टी। तीसरी बात करते हैं, देखो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, तीसरी, चुनाव प्रचार हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसमें हम कह सकते हैं लोकतंत्र या चुनाव हमें अपनी सरकार को सही ढंग से चुनने में मदद करेगा, चुनने में मदद करेगा, हम ये कह सकते हैं। अगला कहता है, पूंजीवादी समाज के प्रति कार्ल मार्क्स की विशेषता बताओ। देखो कार्ल मार्क्स वो व्यक्ति था जिसने कहा था पूंजीवादी व्यवस्था बिल्कुल खराब है। कार्ल मार्क्स जो था, ये जर्मनी का था वैसे तो, कहाँ का था, जर्मनी का। और इसने क्या किया था, इसने जो है पूंजीवादी व्यवस्था को दोषपूर्ण बताया। कैसा बताया? क्या होता है दोषपूर्ण? जिसमें कमी होती है। पूंजीवादी व्यवस्था में क्या क्या होता है? एक होता है निजी अधिकार, निजी अधिकार या निजी अधिकार लिख के निजी परिसंपत्ति लिखेंगे। परिसंपत्ति होती है, ठीक है। निजी परिसंपत्ति का मतलब ये होता है कि लोगों के पास में प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? प्राइवेट प्रॉपर्टी। दूसरी बात, यहां पर दो वर्ग होते हैं, एक एक होता है मालिक, या फिर हम कह सकते हैं अमीर, और दूसरा क्या होता है, गरीब। गरीब कह देंगे या फिर हम कह देंगे मजदूर। ठीक है, दो तरह की क्लास होते हैं। अमीरों के द्वारा गरीबों का शोषण किया जाता है। एक एग्जांपल देता हूं मैं, कि सारा काम गरीब करते हैं, लेकिन उसका सारा फायदा किसको होता है? अमीरों का। जैसे फैक्ट्री में काम करने वाला एक पर्सन अगर साइकिल का निर्माण करता है, तो नट बोल्ट टाइट करने से लेकर पूरी साइकिल जो है वो क्या करता है? एक गरीब बनाता है। एक एक मजदूर जो है एक दिन में 3 साइकिल को बनाकर तैयार कर देता है, नेटवर्क टाइट करके तैयार कर देता है। और एक मजदूर को एक दिन की दिहाड़ी मान लो 1000 रुपए दी जाती है। कितने रुपए? मान लिया, हालांकि ये ज्यादा है लेकिन मैंने मान लिया कि भाई 1000 रुपए दी जाती है ना। अब यहाँ पर वो एक साइकिल कम से कम आपको होगा, जो नई साइकिल बन रही है तो 5000 की बिकेगी। आज कम से कम मान लेते हैं 5000 की बिकेगी। अभी 3 साइकिल बनाई तो इसने एक दिन में कितने का काम करके दिया? 15। अब इसमें से 1000 माइनस हो गया, 14,000 बचा। अभी 14,000 ऐसा भी नहीं कि बचा, अब ये फैक्ट्री इसके लिए रहने, जब मजदूर जहाँ पर काम कर रहा है वहां पर उसने हो सकता है पूरा फैक्ट्री टाइप की बना रखी हो, या फिर एक कमरा बना रखा हो, वहाँ उसके लिए पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था कर रखी हो। चलो ठीक है, उसके लिए उसने 1000 रुपये अलग कर दिए। एक दिन के लिए, एक दिन के लिए इतना खर्चा कर रहा होगा, उसका किराया, उस फैक्ट्री का किराया, एक दिन का बिजली बिल, पानी बिल, ये सारी के सारे उसके लिए 1000 रुपये हमने इसमें से और कम कर दिए। चलो 1000 क्या 2000 कम कर दिए हमने। आप बोलोगे इसमें 12,000 बचे, ठीक है 12,000 बचे। इस 12,000 में से अब फैक्ट्री में रखी रखी साइकिल तो बिकेगी नहीं, अब वो दुकान पे जाएगी ट्रांसपोर्ट होकर।
गाड़ियों में लदकर। एक हम जनरली इन 3 साइकिल का एग्जांपल ले रहे हैं। तो मान लिया कि किराया एक साइकिल दुकानों पे आएगी, तो वो 2000 उसका किराया आने-जाने में जहाँ पर भी लगेगा, 10,000 बच गया अपने। कितना बच गया? 10,000। अब इस 10,000 में से लगभग अगर आप देखोगे अभी दुकान में पहुँच के बिकने के लिए तैयार है। अब जो फैक्ट्री का मालिक है, वो क्या करेगा? फैक्ट्री का जो मालिक है, वो किसी दुकानदार को बेच रहा है। तो दुकानदार को बेचेगा तो सस्ता बेचेगा ताकि दुकानदार को भी फ़ायदा हो और इसको भी फ़ायदा हो। तो कम से कम ₹5,000 तो कौन कमाएगा? 5,000 कौन कमाएगा? दुकानदार और 5,000 की साइकिल ये दुकान में पहुँचेगी मान के चलो, ठीक है? अब ये जो दुकानदार है, दुकानदार भी लाभ कमाएगा इस पे और कौन लाभ कमाएगा? एक फैक्ट्री का मालिक लाभ कमाएगा। दोनों बंदे लाभ मालिक दोनों लाभ कमा रहे हैं। सारा काम किसका था? मज़दूर का। लेकिन उसे मिले कितने? तो कार्ल मार्क्स कहता है ये व्यवस्था बहुत खराब है। जहाँ पर भी अमीर-गरीब की व्यवस्था होती है या फिर मालिक या मज़दूर वर्ग होता है, ये बेकार होता है। कार्ल मार्क्स कहता है इस व्यवस्था को खत्म कर दो। कैसे खत्म कर दो? कहता है दुनिया के सारे मज़दूर एक हो जाओ और सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दो और आप अपनी खुद की सरकार बनाओ। ऐसी सरकार बनाओ जिसमें ना कोई अमीर होगा, ना कोई गरीब होगा। सरकार के पास सारे संसाधन होंगे और दुनिया में जितने लोग हैं, वो सारे के सारे कैसे होंगे? मज़दूर। कोई मालिक नहीं, सब के सब मज़दूर। हाँ, जो मज़दूर जितना काम करेगा उसे उतनी सैलरी मिलेगी। आप ज़्यादा काम करो, आपको ज़्यादा सैलरी। लेकिन सबकी सैलरी वैसे होगी जनरली 8 घंटे के हिसाब से जैसे काम करते हैं, तो सबको 8 घंटे के हिसाब से जैसे ₹8,000 दिए। तो सबको एक बराबर मिलेगी। आप ज़्यादा मेहनत करोगे, आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। आप कम मेहनत करोगे, मेहनत करेंगे। इससे क्या होगा कि ना कोई लड़ाई झगड़ा, ना कोई हिंसा, ना कोई तनाव, कुछ ऐसा कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा। अगला कहता है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 3 कारण बताओ। पहला कारण हो गया कि भई समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी। अब समुद्र से जलवायु का मतलब है हमारे यहाँ का मौसम कैसे प्रभावित होगा। जैसे हमारा है, हमारा समुद्र से टच होता है, तो बरसात ज़्यादा होती है हमारे क्षेत्रों में। अब जैसे नेपाल है, नेपाल समुद्र से टच ही नहीं होता, तो इतनी बारिश वहाँ पर नहीं होती। होती है बारिश, परंतु इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती। समुद्र से दूरी, दूसरा पॉइंट हमारे यहाँ पर अ, हमारी जलवायु को प्रभावित करने वाला कारण क्या है? उच्च आवाज़, उच्च आवाज़। तीसरा पॉइंट क्या है जलवायु को प्रभावित करने वाला? मैदानी इलाका कितना है? अब जैसे हमारे यहाँ पर मौसम देखो, हमारे यहाँ पर सांवले रंग के लोग होते हैं, अंग्रेजों के यहाँ पर देखो गोरे होते हैं और वेस्ट इंडीज़ या फिर साउथ की तरफ जाते हैं या फिर हम क्या नाम है अफ्रीका की तरफ, तो वहाँ पर हमें काले लोग मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो समुद्र से ज़्यादा निकट है और समुद्र से ज़्यादा निकट है, भूमध्य रेखा के भी पास है, तो वहाँ पर क्या है कि ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इस वजह से वहाँ पर मौसम कैसा होता है? ठीक है? यही क्वेश्चन इंग्लिश में दिए गए थे। अब 1-2 क्वेश्चन और भी हैं, उसको भी समझ लो। रॉबेस्पियर द्वारा सरकार द्वारा नियंत्रण एवं दंड की नीति अपनाई कौन-कौन सी गई थी? इसने क्या किया था? भई रॉबेस्पियर को आतंक का काल कहते थे। आतंक का काल क्यों कहते थे? कि इसने लोगों के अधिकार छीन लिए, अपने नए अधिकार, नए टैक्स बढ़ा दिए। ठीक है? तो ये पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा फ्रांस के राजा जब लुई 16वां थे, तो राजकोष खाली क्यों था? आपको पता है पॉइंट पहला पॉइंट क्या था? कि पुराने राजाओं के शान-ओ-शौकत से बहुत ज़्यादा बेफिज़ूल की खर्चे हुई, पहली पॉइंट तो ये होगी। दूसरा, युद्धों में बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया। तीसरा पॉइंट जो है ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की स्वतंत्रता में सहायता दी, वहाँ पर पैसा खर्च हो गया। जनसंख्या बढ़ने लगी, ना? हम 3 पॉइंट लिख रहे हैं तो कोई भी लिख सकते हैं। कहता है बेरोज़गारी की अवधारणा के कुछ उदाहरण बताइए, जैसे प्रचंड बेरोज़गारी, मौसमी बेरोज़गारी, है ना? और एक सामान्य बेरोज़गारी, लिख दिया। भारत के भौगोलिक विस्तार का विश्लेषण कीजिए। भारत में प्रायद्वीपीय इलाका है, भारत में मैदानी इलाका है, भारत में मरुस्थलीय इलाका है, भारत में पर्वतीय इलाका है, भारत में तटवर्ती इलाका है। 2 नंबर का क्वेश्चन था, आप ये लिख सकते हो। मैदानी इलाका भी कह सकते हो। कहता है जनरल जनरल परवेज़ मुशर्रफ द्वारा खुद को मुख्य कार्यकारी घोषित करने के उपरांत किए जाने वाले 2 बदलाव बताओ। जब जनरल परवेज़ ये कहाँ का था? पाकिस्तान का था। पाकिस्तान का था और इसने अपने आप को क्या कर दिया था? वहाँ का पीएम घोषित कर दिया था। ये हालाँकि सैनिक अधिकारी था, पहले कौन था? सैनिक अधिकारी। लेकिन 1999 में जब पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ था, कारगिल को लेकर कारगिल, कारगिल, आपकी फ़िल्म भी बनी है कारगिल संघर्ष, तो पाकिस्तान से जब हमारा युद्ध हुआ तो हमने पाकिस्तान को हरा दिया। हालाँकि सभी युद्ध हमने पाकिस्तान को हराए, तो उसके बाद वहाँ का जो प्रधानमंत्री था उसको हटाकर वहाँ का जो जनरल था, वो पाकिस्तान का पीएम यानी प्रधानमंत्री बन जाता है और उसने बदलाव क्या किए? सबसे पहली बात क्या कर दी? सैनिक तंत्र ला दिया था। सैनिक तंत्र ला दिया था। दूसरा बदलाव क्या कर दिया? लोकतंत्र समाप्त कर दिया। तीसरा बदलाव कहो तो आप कह सकते हो तख्ता पलट। तख्ता पलट। तख्ता पलट क्या होता है? जो मौजूदा शासन होता है उसको हटाकर खुद राजा बन जाओ या खुद ही उसकी जगह पर आ जाओ। अभी मोदी जी हैं, अब मैं उनको हटा दूँ तो मैं बन जाऊँ, तो मैंने तख्ता पलट कर दिया। ठीक है? ये तख्ता पलट होता है। एक क्वेश्चन क्या है 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की अर्थव्यवस्था की कोई 2 विशेषता बताओ। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, तो सबसे पहली
हम विशेषता इसके अंदर क्या बता देंगे, अगर हम इसके अंदर विशेषता बता रहे हैं रूस की, तो यहाँ पर क्या हुआ, पूंजीवाद का अंत, पूंजीवाद का अंत हो गया और इसकी जगह क्या आ गया, कार्ल मार्क्स की व्यवस्था जिसे बोलते हैं हम समाजवाद। दूसरा क्या है कि भाई रूस जो है, रूस रूस परिवर्तित, ऐसे लिखना, रूस 15 गणराज्यों के साथ मिलकर सोवियत संघ बना लेता है। अपने आप को क्या बना लेता है, सोवियत संघ बना लेता है। ठीक है, दो बदलाव बता रहे तो दोनों बदला दिए मैंने आपको इसमें। का भी इसका रह रहा है, लग रहा है ये सेकंड पॉइंट था। कहता है रूस में समाजवादी निर्माण के लिए किए गए 2 कार्य बताइए। 2 कार्य रूस में समाजवाद निर्माण करने के लिए 2 कार्य कौन से किए गए, पहला सोवियत संघ का निर्माण, दूसरा पूंजीवाद का अंत। इसका भी सेम ही उत्तर है, पूंजीवाद का अंत, पूंजीवाद का। अब उसके बाद में एमसीक्यू है, ये सारे के सारे मैंने एक अलग से वीडियो में बता रखे, आप एमसीक्यू वहां से देख लेना। ठीक है भाई, ये सारा पेपर हो गया, ताकि हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।